यानी कि उस कमेटी के बाद 1 या 2 महीने में पक्की हो सकती है? जो पहले लगे हैं SRO 64 से पहले, उनके लिए तो कोई दुविधा है ही नहीं, उनको तो गवर्नमेंट को खुद रेगुलराइज कर देना है। तरफ से मैंने कहा मैक्सिमम टाइम, जो मैंने कहा महीने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट चली जाएगी। आगे कितना समय लगता है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है वो भी जल्द हो जाएगा। टू लिव विद डिग्निटी जिन ऑफिसर्स ने किया है उनके खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं SRO 64 आने से पहले 94 का, चाहे बेशक उनकी 7 साल के बाद डेथ हो गई है, उनका राइट है डेथ के बाद भी रेगुलराइज होने का। जब वो रेगुलराइजेशन का ऑर्डर होगा, उनके किसी बच्चे का भी अधिकार है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लेने का। फादर के जीवन में रेगुलराइजेशन ऑर्डर नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट खत्म, कि उनका ह्यूमन राइट्स तो ना वायलेट होना चाहिए। वो हम रिपोर्ट देंगे कि इनके साथ भी जस्टिस हो, इनको भी रेगुलराइज किया जाए ऑन दी पैटर्न ऑफ SRO 64 ऑफ 94, लेकिन जिन्होंने लगाया उनके खिलाफ भी एक्शन हो। लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं अपनी बात को जिस तरह से आगे रखना चाहिए, कौन रखे, कहाँ रखे, किसके पास जाए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक समय ऐसा आया कि कंपनी बाग में पानी ही देना बंद कर दिया और कहा कि भैया अब अगर सुनोगे तो बात सही है। उसके बाद कहीं ना कहीं डिवकॉन साहब ने कहा कि मैं आपका एडवोकेट बनता हूँ। साथ ही साथ बीजेपी ने ये कहा कि हम भी आपके एडवोकेट बनने को तैयार हैं और एक 5 मेंबरी कमेटी बनाई, जिसमें डेली वेजर्स की जितनी भी बातें हैं सुनी जाएंगी, समझी जाएंगी, ताकि उस बात को बुलंद करें और सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि कहां तक सही, कहां तक गलत, कब कौन लगे, कौन नहीं लगे, कितने लोगों की बात है, क्या 60,000 मुलाजिम है, क्या 1 लाख मुलाजिम है, कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं, इस पर पूरी बातचीत हो और गवर्नमेंट तक पहुंचाकर उनकी बात को समझा जाए। पर अब वो कमेटी कहां तक पहुंची है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो शख्स हैं जो एक्चुअली फायर एंड इमरजेंसी वालों के लिए एडवोकेट बने थे। एक्चुअली वे भी एडवोकेट हैं, बट बने भी थे और उनकी बात को और बुलंद किया भी। अब डेली वेजर्स की टीम में भी ये शुमार हैं। तो चलिए अब उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब ये क्या समझते हैं, अभी तक कमेटी कहाँ तक पहुँची है। अभिनव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस समय एज मैं एडवोकेट बात करूँ डेली वेजर्स की, या फिर एज बीजेपी स्पोक्स पर्सन बात करूँ? देखिए, ऐसा है, एडवोकेट आई एम बाय प्रोफेशन, स्पोक्स पर्सन आई एम एज ए पॉलिटिशियन। तो मेरा ट्विन रोल है, सोसाइटी में भी और डेली वेजर्स के इशू पे भी। डेली वेजर्स के कई केसेस मैंने हाई कोर्ट में कंटेस्ट भी किए पिछले 25, 26, 27 सालों में, और कईयों को रेगुलराइज भी करवाया। यहाँ तक इशू रहा उनके राइट का या हक का, उससे पहले उनकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखिए, डेली वेजर्स सारे 94 में नहीं लगे, डेली वेजर्स 85 में भी लगे, 86 में भी, ये लगते रहे। डेली वेजर्स लगाने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं निकलती थी और मोस्टली सच्चाई यही है, वही लोग लगते थे जिनकी थोड़ी बहुत जान पहचान होती थी और डेली वेजर्स काम भी करते थे। लेकिन हुआ क्या, डेली वेजर्स के साथ साथ कुछ एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड था, उनको भी नौकरी देनी थी। तो नौकरी देने के लिए एडवर्टीजमेंट निकलती है। एडवर्टीजमेंट तब निकलेगी जब वैकेंसी होगी। अगर आप रेगुलर वैकेंसीज के लिए सिर्फ डेली वेजर्स लगाएंगे तो एडवर्टाइज कब करेंगे? फिर लोग कहेंगे हम अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। फिर 94 में SRO 64 निकला, मेरे ख्याल में मार्च 94 में निकला या जनवरी में निकला। उसमें ये कहा गया कि जितने भी डेली वेजर्स लगे हैं आज से पहले, मतलब 94 से पहले, जिनके 7 साल हो गए हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। जिनके साथ नहीं हुए हैं आज तक, मतलब 94 तक, उनके साथ उनको साथ कंप्लीट करने दिया जाएगा। जैसे ही साथ होंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा, बट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। सपोज आज मेरे 7 साल हो गए लेकिन वैकेंसी नहीं है, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे आज ही रेगुलराइज करो, वैकेंसी क्रिएट होगी। उसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लेनी पड़ती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन 94 में बैन लग गया कि आज के बाद नहीं लगेंगे। जो लगे हैं, जिनके 7 साल हैं, उनको पक्का करेंगे,
जिनके साल नहीं हुए 7 उनको कंप्लीट करने दिए जाएंगे और 7 साल के बाद उनको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लगते रहे, काफ़ी लगे। लेकिन सच्चाई यही है, चाहे कड़वी है, गरीब माँ बाप के उनके लगे बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत अफसरों से या मंत्रियों से जान पहचान थी। हमारे पास अभी भी लोग आते हैं, डेली वेजरी लगवा दो। मैंने कहा वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब नौकरी जो है वो अखबार में निकलेगी, हर गरीब के बच्चे का अधिकार है उस नौकरी के लिए कम्पीट करने का। मैंने PhD बच्चे देखे, चपरासी लगे हुए हैं। हमारे हाई कोर्ट में PN लगे हैं लड़के, पोस्ट ग्रेजुएट PhD करके। मैं हैरान हो गया देख के परसों उनकी लिस्ट। फिर जब बैन लगा उसके बावजूद भी लगते रहे। फिर 2001 में दोबारा बैन लगा। लेकिन फिर ऑफिसर्स ने क्या किया, क्योंकि अफसर समझता है ना ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा महकमा है। जैसे एक दुकानदार का किसी के पिताजी ने दुकान छोटी सी चलाई होती है, मेहनत करके बड़ी दुकान बनाते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनता है, फिर उसका बच्चा उस गद्दी पे बैठता है, वो उसका अपना बिजनेस है। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में एक सरकारी मुलाजिम छोटे से लेकर बड़ा तक ये समझता है ये सरकारी कुर्सी जिसके लिए मुझे वेतन दिया जाता है, मुझे पब्लिक सर्वेंट जनता का नौकर हूँ मैं, लेकिन वो समझता है ये मेरी जागीर है। बाकी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ है। लेकिन उन अफसरों ने बस वही जागीर अपनी समझ के डेली वेजर लिखना बंद कर दिया, कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल लगाना शुरू कर दिया। उधर से पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पे, नौकरियां मिल नहीं रही, एडवर्टाइज नहीं हो रही, लेकिन अफसर जो हैं वो अपना काम कर रहे थे। फिर 2015 में एक और ऑर्डर निकलता है, मार्च के अप्रैल 2015 में। आज के बाद कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल भी वही लगाएंगे जो चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेंगे डिपार्टमेंट। अब पोजीशन ये है, सारे डेली वेजर्स नहीं हैं, कुछ डेली वेजर्स हैं, कुछ कैजुअल हैं, कुछ सीजनल हैं, कुछ नीड बेस्ड हैं। डेली वेजर्स लिटरल सेंस में वो हैं जो 94 से पहले के लगे, हालांकि बैन के बावजूद भी लगाए गए। उनके लिए जैसे मैंने आपको कहा 7 साल के बाद उनका राइट है पक्का होना। और मोस्टली वो डेली वेजर्स कौन से डिपार्टमेंट में है, PDD, PHE। PDD में तो डेली वेजर्स की रूल्स के अंडर पोस्ट है, डेली रेटेड वर्कर्स की, PDL बोलते हैं उनको, TDL, PDL, टेम्पररी डेली लेबरर, परमानेंट डेली लेबरर। उनका जो 12,000 का ऑर्डर भी हुआ है, जो कुछ फॉरेस्ट में भी लगे, कुछ एग्रीकल्चर में भी लगे, और उसके बाद जो मैक्सिमम लगे वो नीड बेस्ड और कैजुअल लगे। लेकिन सच्चाई अब ये है, लगे हुए उनको 20-20, 25-25 साल हो गए। रति जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, हालांकि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। जब आप अपने घर में किसी को नौकरी दें, आपको पता होना चाहिए कि मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उसको तनख्वाह दे पाऊंगी, मैं उसको निकाल नहीं दूंगी। जब आपने 85 से लेके 2008 तक आपकी सरकार रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही सरकार में रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहे। आपने 85 में लगाए, 86 में लगाए, और 25-25 साल उनको पक्का ही नहीं किया, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। पहले वो शायद 160 रुपये लेते थे पर डे, फिर 110 हुए, फिर 125 हुए, फिर 225 हुए। आप बताओ, अगर आज वो 9,000 भी लेते हैं, 9,000 में एक परिवार का अगर 4 सदस्य हैं तो 2 भी अगर कहीं काम के लिए जाते हैं, मेटाडोर का किराया भी पूरा नहीं होता। तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है। किया किन्होंने है? जिन्होंने अपने से कोशिश की उन पे मेहरबानी करने की, बेसिकली उन्होंने पाप किया उनके साथ। अब आ गई बात, उनका राइट क्या है। राइट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के केस में एक जजमेंट दी कि जिन लोगों ने 10-10 साल काम किया है, गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसी बना सकती है जी। डेली वेजेस की तो पॉलिसी ऑलरेडी है। अब देखना उसमें कवर कितने होते हैं, 15,000 हैं, 16,000 हैं, 18,000 हैं, 20,000 हैं, 25,000 हैं, जितने भी हैं, वो 94 वाला SRO देख के डिसाइड होगा। बाकियों के लिए SRO 520 2017 निकाला था, जब PDP BJP गवर्नमेंट थी, कि जो कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल हैं उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। कांग्रेस NC ने बेशक उनको 100-150 रुपये पर डे पे रखा,
उसमें क्या कहा गया, इन सीजनल, कैजुअल और नीड बेस्ड को जिनके 10 साल से ऊपर हो गए उनको 13,000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए, जिनके 15 से ऊपर हो गए हैं उनको 15 के 18,000 मिलना चाहिए, और जिनके 18 से ऊपर उनको 23,000 मिलना चाहिए। एक जंप था, लेकिन उनको नाम दिया गया गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट। अब जो लोग उसमें फॉल करते हैं, बदकिस्मती से कई डिपार्टमेंट उनको वो भी नहीं दे रहे, ये भी उनके साथ इनजस्टिस है। मोटी मोटी ये 2 कैटेगरीज हैं, डेली ये जो वेजर्स। कमेटी काम करेगी वो डेली वेजर्स पे काम करेगी, कैजुअल वर्कर्स पे काम करेगी, नीड पे काम करेगी, या सीजनल पे काम करेगी? जो हमें ब्रीफ दिया गया है वो डेली वेजर्स, कैजुअल, नीड बेस्ड, सीजनल, ये सबको। और मेरे पास वो एकेडमिक अरेंजमेंट वाले भी आते हैं। जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मेडिकल एजुकेशन, डेंटल एजुकेशन या पॉलिटेक्निक वगैरह में, यहाँ पे एकेडमिक अरेंजमेंट में भी ईयर टू ईयर, जैसे एक नया सेशन स्टार्ट होता है वहाँ पे उनको लगाते हैं, वो भी आए थे। अब ये सभी का हल निकालना पड़ेगा। अभी तक क्योंकि ये कंफ्यूजन हुआ पड़ा है, कई बोल रहे हैं 60,000 है, कई बोल रहे हैं 1,00,000 है, कोई 1,10,000 बोल रहा है। असल में क्या अभी तक आपके पास निकल के आया है कि ये फिगर है, ये लोग हैं? देखिए, जब एक लास्ट सब कमेटी को रिपोर्ट गई थी 2014 में, उसमें 61,000 की डाटा है जी। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा ना, कैजुअल लगे, नीड बेस्ड लगे, सीजनल लगे, तो वो मिला के कहीं लाख के आसपास जाते हैं। जी। अब हमारे पास जो ब्रीफ है, जो हमें ड्यूटी सौंपी गई है, वो सभी 1,00,000 जितने भी हैं उनके बारे में कोई हल निकालना है। जैसा मैं भी आपका 1-2 इंटरव्यू सुन रहा था कल परसों कि ये कमेटी कितना समय लेगी, क्या हिमाचल के चुनाव ज़्यादा ज़रूरी हैं या डेली वेजेस का? देखो, सब कुछ ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अब वहाँ जाना इसलिए ज़रूरी था, वहाँ भी चुनाव जो हैं वो जनता के लिए ही होते हैं, जनता की भलाई के लिए होते हैं। और यहाँ हमारी ऐसा नहीं है कि कमेटी बनने के बाद ही बीजेपी ने डेली वेजेस का मुद्दा उठाया, नहीं। 3.5 साल मुझे हो गए बीजेपी ज्वाइन किए हुए, अभी मुझे 4 ही दिन हुए थे ज्वाइन किए हुए, तो मेरे अध्यक्ष ने मुझे पहले ही कहा था, उसी दिन कहा कि अभिनव जी, डेली वेजेस का क्या किया जाए, कैजुअल का क्या किया जाए। ये हम 4-5-6 लोग पार्टी में हर दूसरे चौथे दिन ये चर्चा करते थे कि इनको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है ये रातों रात कमेटी बन गई, नहीं। डेली वेजर्स बेशक 149 दिन से धरने पे हैं या पहले भी प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन हम इनके काम के बारे में फिक्रमंद थे पिछले 3-4 साल से। पर एक बात है, इनमें से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट, उनका ऑलरेडी ऑर्डर्स निकले हुए हैं, कॉन्टिन्यूशन के ऑर्डर्स उनके ऑलरेडी निकले हैं। 2003, अगर मुझे याद है, 2003-2008 की बात है ये। अभी तक उस पर सिर्फ एक साइन नहीं हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशन होके रखी है, सब कुछ होके रखा है, पर अभी तक उनका एक साइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमों में वर्किंग कल्चर नहीं था। SRO 64 के अंडर जो लोग एलिजिबल होते हैं डेली वेजर रेगुलराइजेशन के लिए, उनके केसेस एम्पावर्ड कमेटी में जाते हैं। मेरे पास कई लोग आए, एम्पावर्ड कमेटी ने उनको पिछले 4 साल से क्लियर किया है फॉर रेगुलराइजेशन, लेकिन ये जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, यहाँ HODs होते हैं, जैसे चीफ इंजीनियर हो गए, डायरेक्टर हो गए, समझ नहीं लगती ये क्यों नहीं करते, या ये फॉर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस। जब कमेटी ने उनको क्लियर कर दिया, रिकमेंडेशन कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी, जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो 6-6 साल से लोग क्यों आगे पीछे घूम रहे हैं बेचारे कि हमारा ऑर्डर निकले। अब प्रॉब्लम ये है, देखिए ऐसा है, बीजेपी से लोगों को ज़्यादा तवक्को है जी, वो भी यही कह रहे हैं कि भैया हमें और कोई पक्का करेगा नहीं करेगा, बीजेपी ही हमको बीजेपी ही करेगी। मैं भी आपको कहूँ, देखिए, लोग कहते हैं बीजेपी के ऑफिस के बाद धरना, आज ये धरना, कल वो धरना, परसों वो धरना। बेशक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज खुश होती हों कि लोग धरना मार रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारे मार रहे हैं, लेकिन बीजेपी से घबराती नहीं। बीजेपी इसको पॉजिटिवली लेती है कि ये बेचारे दुखी हैं, ये अपना दुख जो है हमारे साथ बांटने आए हैं, और किसी के पास तो नहीं जाते ना, और किसी के पास नहीं जाते। ये कहाँ लिखा है कि फॉर फ्यूचर
में ही बीजेपी की सरकार रहेगी। कभी भी किसी की सरकार बन सकती है और किसी के पास नहीं जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर धरना नहीं मारते, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर धरना नहीं मारते, पीडीपी के दफ्तर के बाहर धरना नहीं मारते। बीजेपी के पास इसलिए आते हैं कि बीजेपी की सरकार है, देखिए बीजेपी की सरकार है, इसीलिए हम बीजेपी के पास ऐसा है। मैं आपको एक बात और कहूँ, यूटी कब बनी? 2019 में, अक्टूबर में। राइट? नहीं, अगस्त दो गिरी थी बीजेपी और पीडीपी की 15 में, 18 में। 1 साल का गैप था बीच में। तब तो यहाँ बीजेपी के एलजी ने ना थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर किसी पार्टी के नहीं होते, ठीक? सपोज आप बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी आपको किसी स्टेट का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना देती है, आप बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं हैं। इससे पहले भी लोग बीजेपी के ऑफिस में आते थे, पिछले 10 साल से आ रहे हैं, 12 साल से आ रहे हैं, आते हैं क्योंकि उनको तवक्को है, उनको उम्मीद है कि उनके साथ अगर कोई इंसाफ करेगा और बीजेपी ही करेगी। और चलिए, बीजेपी ने कमेटी का गठन किया और किसी पार्टी ने ना किया, कर तो सकते थे, वो भी कर सकते थे, वो भी रिकमेंडेशन दे सकते थे एलजी साहब को, जनाब हम कांग्रेस की तरफ से आए, इनके साथ इंसाफ करो, ये हमारी रिपोर्ट है, हमारे मुताबिक इनके साथ ऐसा होना चाहिए। नहीं करते, सिर्फ चुनावों के समय ही लोगों को लुभाते हैं ये। तो मैं आपको इतना मैं यकीन दिलाता हूं कि बड़ी जल्द ये कमेटी, 2-3 मीटिंग्स हमारी हो चुकी हैं, अब 2 या 3 मीटिंग्स और होनी है। इसके लिए हमने सेक्रेटरीट से सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया है जी। 86 से जब जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं, 94 का SRO 64, 2001 का ऑर्डर है, एक 1988 का ऑर्डर है, फिर 2015 का ऑर्डर है, फिर एक स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है, फिर SRO 520 ऑफ 2017 है, इसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं। ये सभी को सीक्वेंस में इकट्ठा करके देख के इनकी कैटेगरीज बनाई जाएंगी और इनके साथ इंसाफ हो, ऐसी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की कमेटी की आपने भी बात की और कहीं ना कहीं हो भी रहा है। लगभग शायद कई कह रहे हैं कि भैया हमें 1 साल से नहीं मिली, तनख्वाह नहीं मिल रही है, जब से हम बैठने तब से तनख्वाह नहीं मिल रही है, कहीं कहीं को 2-3 साल हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही, 6-6 साल हो गए तनख्वाह नहीं मिल रही। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन ही, और क्या अभी की सरकार, जो अभी ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसके लिए क्या काम करेगी कमेटी? आर्टिकल 21 है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट टू लिव, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, विद डिग्निटी। 9000 से डिग्निटी नहीं आती, कोई परिवार नहीं चल सकता। जहाँ तक तनख्वाह बंद नहीं मिली लोगों को 5-5, 6-6 साल से, उनमें DDOs का कसूर है, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, जैसे PHE के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, वो DDOs होते हैं। अब कई जगह वो एक्सप्लेनेशन देते हैं जिनके बायोमेट्रिक नहीं है, इनके वो वोचर्स नहीं हैं 12। अगर नहीं है तो वोचर्स बनाने किसने हैं? अगर गायब हुए तो क्यों हुए? अगर वो ठीक नहीं लगे हैं तो लगाए किसने? अपने ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, तनख्वाह उनकी रोक लेते हैं। इसको कहते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैं उन लोगों से के लिए भी पूछना चाहूँगी, जैसे समझ लीजिए कि मेरा कोई शख्स डेली वेजर था, बट आज उनकी डेथ हो गई है, उनको तो सैलरी मिलना तो दूर की बात है, मेरे परिवार के लिए क्या कुछ सोचा जाएगा उसके लिए? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा SRO 64 में लिखा गया जिनके 7 साल हो चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा, जब SRO निकला था। जिनके नहीं निकले लेकिन SRO से पहले लग चुके हैं, वो जब 7 साल कंप्लीट करेंगे उनको रेगुलराइज किया जाएगा। जो लोग 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं SRO 64 आने से पहले 94 का, चाहे बेशक उनकी 7 साल के बाद डेथ हो गई है, उनका राइट है डेथ के बाद भी रेगुलराइज होने का, यानी कि उनकी फैमिली को। और जब वो रेगुलराइजेशन का ऑर्डर होगा, उनके किसी बच्चे का भी अधिकार है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट लेने का, क्योंकि उसके फादर के जीवन में रेगुलराइजेशन ऑर्डर नहीं निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट खत्म हो गया। और अगर उस जो ऑर्डर निकला उसके बाद की अगर बात करें कि उनमें से कोई आया हो, फॉर एग्जांपल कोई 2001 में लगा होगा या 2001 के बाद में लगा होगा, और वो उनके में से किसी की डेथ हुई होगी, क्योंकि काफ़ी लोग सुसाइड कर चुके हैं, देखिए उनके लिए क्या? जो 94 के बैन के बाद लगे, मैं समझ गया बात है, यही एक मेजर इशू है कि उनके साथ इंसाफ कैसे किया जाए। जी। जो पहले लगे हैं SRO 64 से पहले, उनके लिए तो कोई दुविधा है ही नहीं, उनको तो गवर्नमेंट को खुद रेगुलाइज कर देना चाहिए। जो बाद में लगे, उन्हीं के लिए एक पॉलिसी बने कि अगर लगे, अब लग तो चुके हैं,
लगाने वाले को सज़ा देनी चाहिए पहले, बैन के बाद लगाए। अब जो लग चुके उनका ह्यूमन राइट्स तो ना वायलेट होना चाहिए, वो हम रिपोर्ट देंगे कि इनके साथ भी जस्टिस हो, इनको भी रेगुलराइज किया जाए ऑन दी पैटर्न ऑफ SRO 64 ऑफ 94, लेकिन जिन्होंने लगाया उनके खिलाफ भी एक्शन हो। साथ साथ में अब आखिरी में चलते चलते एक लास्ट सवाल, क्या ये अब आपके इंटरव्यू के बाद, क्योंकि ये हमेशा डेली वेजर्स एक बार जिसकी साइड होते हैं वो हो जाते हैं और वही कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो अपना एक एडवोकेट उनको बना लेते हैं, जैसे उन्होंने डिवकॉम को अपना एडवोकेट बनाया हुआ है। वो आपकी बात, अब मेरा इंटरव्यू होगा वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखेंगे, तो वो आपसे उम्मीद करेंगे कि क्या असल में कब तक हम आपसे ये उम्मीद रख लें कि हाँ हम पक्के हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, SRO 64 लागू हो जाएगा, रेगुलेशन कोई पॉलिसी, कुछ अभी तक प्लान? देखिए ऐसा है, मेरे पास ये डेली वेजेस अब के नहीं आ रहे। ये मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले भी, मैंने आपको पहले कहा, मैंने 1000, 2000, 3000 पहले ही कोर्ट से रेगुलराइज कराए हैं। ये मेरे पास पहले भी आते हैं। तो इस कमेटी के गठन के बाद ये ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके माध्यम से मैं उनको आश्वासन नहीं, पूरी तरह यकीन दिलाता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इंसाफ करने की हम कोशिश करेंगे, ना ही कोशिश इंश्योर करेंगे कि उनके साथ इंसाफ हो, जो इंसाफ उनको पुरानी सरकारों ने पिछले 25 साल से डिनाई किया। कोई टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली? मुझे लगता है महीने 2 महीने के अंदर हमारी रिकमेंडेशन चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायद महीने 2 महीने में रिकमेंडेशन चल जाएगी और अगले महीने तक, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन होगी जिसमें एक एडवोकेट होंगे, जो 2 मंत्री ऑलरेडी PHE के रहे हैं वो होंगे, एक MLA उनमें से हैं और एक MLA अलग पार्टी के थे बट वो भी अभी इस पूरी कमेटी का हिस्सा है, तो किसे इनकी एक वजन तो पड़ ही जाएगा। तो यानी कि उस कमेटी के बाद 1 या 2 महीने में पक्की हो सकती है। देखिए हम सरकार नहीं है, हमने सरकार को ये रिकमेंडेशन देनी है कि क्योंकि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव कुछ रहे हैं, पब्लिक फील्ड में हैं, जनता हमारे पास आती है, हमारा दायित्व बनता है कि जनता का मुद्दा लेकर सरकार तक जाएं। अब सरकार जहाँ तक है, EUT है जम्मू कश्मीर, तो UT को एडमिनिस्टर करती है होम मिनिस्ट्री। एक रिपोर्ट ये जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, जो होम मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जिनको LG हम कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है, उसमें लिखा है बाई वट एवर नेम कॉल। आप एडमिनिस्ट्रेटर को LG भी कह सकते हैं, गवर्नर भी कह सकते हैं। एक रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री में जाएगी। तो मुझे उम्मीद है, चूँकि हमने ये सारा डाटा करके इकट्ठा करके जनता के काज के लिए रिपोर्ट देनी है, लोगों के हक की बात करनी है, और सरकारें चाहे दिल्ली में हों चाहे जम्मू कश्मीर में LG की एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये लोगों की भलाई के लिए होती हैं। जब रिकमेंडेशन जाएगी, मुझे पूरा उम्मीद है उस पर वो ज़रूर पॉजिटिव कार्रवाई करेंगे। 3 महीने हम रुक जाएं। देखिए, हमारी तरफ से मैंने कहा मैक्सिमम टाइम, जो मैंने कहा महीने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट चली जाएगी। आगे कितना समय लगता है वो हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है वो भी जल्द हो जाएगी। यानी कि महीने 3 की वेट कर लीजिए, तो शायद एक अच्छी खुशखबरी जो है वो डेली वेजर्स के लिए ज़रूर निकल कर सामने आएगी और कहीं ना कहीं उनको एक राहत भरी सांस मिलेगी। उन लोगों को जिनके अभी तक सैलरी नहीं पहुंची है, उन लोगों को जिनके परिवारजन आज हमारे बीच में नहीं है, उन लोगों को जो ना जाने कितनी सालों से अपनी डिग्निटी खोकर ये काम कर रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए तनकट रति के साथ।